Hello student, today we discuss on a new topic that is brief account of evolution. हम इसके अंदर evolution की वेरियस डेट को मेंशन करेंगे, कौन सा evolution कब हुआ है. देखिए अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, द फर्स्ट सेलुलर लाइफ है वो नियरली 2000 ईयर एगो फॉर्म्ड हुई है. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब बनी है? नियरली 2000 ईयर एगो, राइट. अब इसमें से सेल कैसे बनी है? सेल बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स थे, माइक्रो बायोमोलिक्यूल से मैक्रो बायोमोलिक्यूल बने और उनसे फर्स्ट सेल बनी उसे. और उनके अंदर कुछ सेल ऐसी थी जो क्या करती थी? ऑक्सीजन रिलीज करती थी, मीन फोटोसिंथेसिस करती थी कुछ सेल्स. तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे कुछ सेल्स ऐसी थी, सम सेल्स had ability to release O2. कुछ सेल के पास एबिलिटी थी कि ऑक्सीजन रिलीज कर सकती थी. किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रू फोटोसिंथेसिस. थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू और वो जनरली को एसिडवेट कहा जाता है. उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें को एसिडवेट कहा जाता है. जिनके पास क्लोरोप्लास्ट था, ये फॉर्म बन चुकी थी जो फोटोसिंथेसिस करती थी. और ये जितने भी सेल थी, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सेलुलर, ये सारे के सारे एक्वेटिक थे. याद रखना कहां बने थे? एक्वेटिक थे. ऑल आर लाइव इन द वाटर. अब नेक्स्ट देखते हैं, नियरली 500 मिलियन ईयर एगो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स बने. 500 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट क्या बने? इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स अराइज हुए हैं 500 मिलियन ईयर एगो. और इसमें देखिए जाए नियरली इसमें जो नियरली 320 मिलियन ईयर एगोस और 350 मिलियन ईयर एगो सबसे पहले जोलेस फिश यहां पे राइज हुई हैं. 50 मिलियन ईयर एगो जो जोलेस फिश होती हैं. और इन जोलेस फिश को क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा. क्या बोलते हैं? साइक्लोस्टोमेटा, जो एगेंथा के अंदर आती है. जोलेस फिश इवॉल्व. और नियरली 320 मिलियन ईयर एगो जो सीवीड्स होते हैं, यानी प्लांट्स होते हैं सीवीड्स, और कुछ छोटे अदर प्लांट्स होते हैं, वो क्या है? वहां पे इवॉल्व हुए हैं. सीवीड्स यानी एल्गी लाइक स्ट्रक्चर्स एंड सम प्लांट्स इवॉल्व. और इसमें आगे देखा जाए तो आप देखोगे 350 मिलियन ईयर एगो फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स. यानी एक फिश थी जो 350 मिलियन ईयर एगो क्या थी? उसकी जो फिन्स थी और जो स्टाउट था, पीछे टेल थी, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी. और वो क्या करता था? वो अपने स्टाउट की वजह से और फिन्स की वजह से पानी से बाहर आ जाती थी और वापस पानी के अंदर वापस मूव कर जाती. लाइक आज के टाइम में जैसे आप सील में देखते हो, तो सील फिश होती है, वापस पानी में बाहर आएगी और वापस अंदर मूव कर जाएगी बॉडी के हल्की मूवमेंट की वजह से. तो ऐसे फिश जो है वो नियरली 350 मिलियन ईयर एगो पानी से बाहर मूव करना स्टार्ट कर दिया था. 350 मिलियन ईयर एगो फिश विद stout and strong fins
मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर टू वाटर, और वापस कहां चली जाती थी? वापस पानी में चली जाती थी, राइट। तो इनके फिश के पास क्या थी? ऐसी एबिलिटी थी। तो हम देखते हैं इन 1938 के अंदर साउथ अफ्रीका में एक रेयर स्पीसीज फिश को यहां पे पकड़ा गया, एक नेटिंग किया गया, और वो थी जिसका नाम था, इसे सियोलो कैट कहते हैं। उस फिश को पकड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि फिश लगभग एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट हमें बाद में जब पता चला कि उसकी 2 स्पीसीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है और एक स्पीसीज स्टिल सर्वाइव कर रही है, बट वो रेयर, वो डेंजरस कंडीशन में, यानी कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। इन 1938 के अंदर इन साउथ अफ्रीका साइलोकैथ फिश वॉज कॉट, ये पकड़ी गई थी, और ऐसा माना गया था कि ये फिश क्या थी? एक कंप्लीटली एक डेंजर कंडीशन में थी, ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, ऐसा माना गया था। बट इसे स्टिल, इसकी एक स्पीसीज आज भी है, इसकी 2 स्पीसीज यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और ये कुछ एम्फीबियन के एंसेस्टर भी है। ये लोफिन्स होती है, और ये कुछ एम्फीबियन क्या मानी जाती है? एंसेस्टर भी मानी जाती है। यानी एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स, मॉडर्न डे जो फ्रॉग्स होते हैं, सैलमेंडर्स होते हैं, ये इनकी एंसेस्टर है। उसके बाद लिखेंगे दिस फिश इवॉल्व्ड फर्स्ट एम्फीबियन, और इन फिश ने क्या किया था? सबसे पहले फर्स्ट एम्फीबियन को बनाया था। और एम्फीबियन क्या कर सकते थे? एम्फीबियन जो थे दोनों ही कंडीशन में सर्वाइव कर सकते थे, लैंड पे भी और वाटर में भी, उनके पास ये एबिलिटी थी। ये जो एम्फीबियंस थे फर्स्ट, ये एंसेस्टर थे मॉडर्न डे एम्फीबियंस के, यानी मॉडर्न डे एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, लाइक सैलमेंडर, इनके एंसेस्टर थे ये, और एम्फीबियन ही रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए थे। एम्फीबियन evolved into reptiles, रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए थे। और हम देखते हैं यहां पे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में दोनों में एक प्रॉब्लम थी, रेप्टाइल्स के पास ज्यादा एडवांटेज थी। क्यों? क्योंकि एम्फीबियन को जो मॉडर्न डे एम्फीबियंस हैं या फिर उनके एंसेस्टर एम्फीबियंस हैं, उनको एग ले करने के लिए पानी के अंदर जाना पड़ता था। बट रेप्टाइल्स जो थे, इनका एग जो था उसके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल होता है वो काफी ज्यादा थिक हो चुका था, जिसकी वजह से उनको पानी के अंदर या ऐसी कंडीशन में एग ले करने की जरूरत नहीं थी, वो बाहर कर सकते थे लैंड के ऊपर। इसी वजह से आज के जो मॉडर्न डे रेप्टाइल्स हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो लैंड पे एग ले करते हैं, चाहे पानी के अंदर ही क्यों ना रहते हों। लाइक टर्टल, लाइक क्रोकोडाइल, पानी के अंदर आपको जरूर देखने को मिलते हैं, बट वो क्या करते हैं? वो हमेशा ही लैंड पे क्या करते हैं? एग ले करते हैं। तो इनमें से कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो काफी बड़े थे, लाइक टायरनोसोरस रेक्स, करीबन 20 फीट हाइट थी, डायनासोर की एक स्पीसीज थी ये। और कुछ इसमें तो थे कुछ छोटे स्मॉल साइज थे। स्मॉल साइज आज भी आपको देखने को मिलेंगे अर्थ के ऊपर, लाइक स्नेक, लाइक लिजर्ड,
और जो बड़े रेप्टाइल्स थे लाइक डायनासोर्स, वो अर्थ से अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। तो ये इसके अंदर मेंशन करते हैं, यहां पे लिखेंगे रेप्टाइल्स ले थिक सेल्ड एग, यानी काफी ज्यादा थिक कैल्शियम कार्बोनेट थिकनेस वाले सेल्ड एग को ये ले कर सकते हैं। और उसमें से क्या था, कुछ यहां पे कुछ लैंड रेप्टाइल्स जो काफी बड़े थे, लाइक अगर बात करें लैंड रेप्टाइल्स जो लैंड पे रहते थे, लाइक डायनासोर्स थे। और जो डायनासोर ऐसे थे जो बेसिकली क्या करते थे, जो इनमें टायरनोसोर रेक्स जो था वो सबसे बड़ा था, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। इसमें लिखेंगे, यहां पे मेंशन करेंगे टायरनोसॉर्स रेक्स, ये सबसे बड़ा था, ये था बिगेस्ट या लार्जेस्ट रेप्टाइल्स with 20 feet height, with 20 feet height, with 20 feet height। और इसके जो टिथ थे वो लाइक ए बिग डैगर लाइक, इसके टिथ कहा जाता है यहाँ पे ह्यूज डैगर लाइक टिथ, काफी बड़े बड़े टिथ थे इसके यहाँ पे। टायरनोसॉर्स रेक्स had big dagger like teeth, यानी काफी बड़े बड़े टिथ थे इसके पास। और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी थे जो लैंड से वापस वाटर के अंदर इवोल्व कर गए थे और उन्होंने फिश लाइक रेप्टाइल्स इवोल्व हुए थे। Some land reptiles went back into water, वो पानी मूव कर गए और पानी में मूव करने की वजह से वो क्या हुए, and evolved into fish like reptiles, and evolved into fish like reptiles। और ये कब हुआ था, ये हुआ था नियरली 200 मिलियन ईयर एगो, राइट। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ऐसा कौन कौन सा था, लाइक इसाइसॉर्स, ये इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है जो ऐसे थे। और ये एंसेस्टर होते हैं किसके, मॉडर्न डे ईल के। ईल आपने सुनी होगी, ईल एक फिश की मेंबर होती हैं जो आपको स्नेक की तरह दिखाई देती हैं, जो लेस होती है, उनके अंदर जो नहीं बने होते हैं। और वो उनके एंसेस्टर, याद रखना, ये एडिशनल यहाँ पे याद रखना, एनसीईआरटी साउथ साइड है, ये किसके एंसेस्टर हैं, ईल के एंसेस्टर हैं, जो आपको स्नेक की तरह दिखाई देगी।
और इनके पास क्या थे, ये इनके पास फिन्स नहीं होते, फिन्स नहीं थे इनके पास, और ये पानी के अंदर भी स्नेक की तरह मूवमेंट करते चलते थे, लाइक क्रीपिंग टाइप में, इस तरह से बॉडी को मूवमेंट करवा के चलते थे, स्नेक लाइक इन द वाटर। अब बात देखते हैं आगे कि जो जाइंट फर्न्स थे वो भी इवॉल्व हुए थे। जाइंट फर्न्स, और जाइंट फर्न कौन से जिसे बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स। फाइट्स वर प्रेजेंट and some form call, और कुछ ने क्या बनाया, कोल को बनाया। जो लार्ज टेरिडोफाइट्स यानी फर्न्स थे, उन फर्न्स में से कुछ तो अर्थ के अंदर ड्यू टू एस्टरॉइड्स डिपोजिशन यानी अर्थ पे जो एक्टिविटी हुई, काफ़ी ज़्यादा वोल्केनोब्लास्टिंग हुई, और कुछ बाहर से फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो बॉडीज थी, मास थे, वो अर्थ पे आए, लाइक एस्ट्रॉइड्स वगैरह, ये अर्थ पे आए, और इनसे इनके मिट्रॉइड्स वगैरह के डिपोजिशन की वजह से और अर्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोइल चढ़ गई, और इसके भी नीचे काफ़ी ज़्यादा जो टेरिडोफाइट्स से, जो जाइंट फर्न से, वो डिपॉजिट हो गए, और वो बाद में कन्वर्ट हुए कोल्स में, राइट। और ये भी नियरली 320 to 350 मिलियन ईयर एगो पहले बने थे ऐसे। अब आगे देखते हैं हम यहां पे, उसके आगे है अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो, 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर जो थे सडनली डिसअपियर हो गए अर्थ से। अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स suddenly disappeared from earth। अब इनका डिसअपीयर होने का रीजन क्या था, क्या रीजन था कि डिसअपीयर हुए? अब इनके डिसअपीयर होने का रीजन अलग अलग फैक्ट दिए जाते हैं। सम बुक से दे आर क्लाइमेटिक चेंज, एनसीईआरटी भी यही कहती है क्लाइमेटिक चेंज हुए हैं, एंड सम हाइपोथेसिस ये भी कहते हैं कि दे इवोल्व इनटू बर्ड्स। वो किस में इवोल्व हो गए? बर्ड्स में इवोल्व हो गए। यहाँ पे अलग अलग थीसिस आती हैं, अलग अलग आइडियाज आते हैं, लेकिन इसके बिहाइंड में जो इसको सबसे हाईली सपोर्ट का आइडिया जो है वो ये आता है कि काफ़ी बड़े मिट्रॉइड्स जो थे वो अर्थ पे स्ट्राइक हुए, और जब अर्थ पे आए, टकराए अर्थ के साथ में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल जो थे वो निकले, और वो डस्ट पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा जो निकले, उन डस्ट पार्टिकल की वजह से जो वो काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक वो डस्ट इतनी थी कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रही, और उस डस्ट की वजह से जो सनलाइट थी वो नीचे मूव नहीं कर पाई, सनलाइट जो थी नीचे क्रॉस नहीं कर पाई, वो इतनी डेंस थी डस्ट, और जिसकी वजह से जो ट्री थे, क्योंकि इसे मोस्ट ऑफ दी जो थे यानी जो नॉर्मली हार्बेसिस थे, यानी हर्ब्स प्लांट के ऊपर फीडअप करने वाले रेप्टाइल्स थे। आज के टाइम में आपको देखने को नहीं मिलते ऐसे रेप्टाइल्स, क्योंकि वो रेप्टाइल्स प्लांट की वजह से डिसअपीयर हुए, जिसमें डायनासोर सबसे मेन थे। और ये जो हर्बेसिस रेप्टाइल्स थे, ये उसी डस्ट की वजह से और प्लांट के डेड होने की वजह से ये अर्थ से डिसअपीयर हो गए, राइट। तो ऐसा मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और सम आर इवोल्व इनटू बर्ड्स, अलग अलग आइडिया दिए जाते हैं। एनसीईआरटी कोडिंग क्या कहती है? एनसीईआरटी ये कहती है दे डिसअपीयर्ड ड्यू टू, ये किसी कारण डिसअपीयर्ड हुए थे, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज
किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंजेस किल्ड देम, उनको मार दिया क्लाइमेट चेंज ने। और दूसरे ये भी कहते हैं कि दे इवोल्व इनटू बर्ड्स, सम इवोल्व इनटू बर्ड्स, उसने क्या बना दिया? बर्ड्स बना लिए, राइट। और जो स्मॉल रेप्टाइल्स थे और जो कार्निवोर रेप्टाइल्स थे, दे आर स्टिल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। स्मॉल रेप्टाइल्स still exist on earth today, और ये आज भी अर्थ पे प्रेजेंट है ये, राइट। लाइक स्नेक, लाइक लेजर्ड, इनकी फॉर्म में। अब देखते हैं मैमल्स के बारे में कि फर्स्ट मैमल जो था श्रू लाइक था, इन्हें कहते हैं फर्स्ट मैमल एंसेस्टर ट्री श्रू। पहला मैमल का एंसेस्टर कौन सा था? ट्री श्रू बोलते इसको। फर्स्ट मैमल्स वर ट्री श्रू लाइक। तो ये पहले मैमल्स थे। ट्री श्रू जो होता है एक लाइक मंगूस टाइप में, जो नेवला होता है उसके साइज का होता है, स्लाइटली बड़ा होता है। ये ज्यादा ट्री पे मिलता है आपको। और ये फर्स्ट थे, इनसे ही अदर मैमल्स जो हैं वो फॉर्म्ड हुए हैं। लेकिन इस एनसीईआरटी ये भी कहती है कि इन साउथ अमेरिका रीजन में कि मैमल्स जो थे रिजेंबलिंग हॉर्स थे, जो मैमल्स की तरह के दिखाई देने वाले हॉर्स थे, हिप्पोपोटामस थे यानी हिप्पो थे, बियर थे, रैबिट थे, ये भी प्रेजेंट थे इन साउथ अमेरिका। इसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं यहां पे। इन साउथ अमेरिका मैमल्स resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, एटसेट्रा, ये भी प्रेजेंट थे। वहन साउथ अमेरिका ज्वाइंड नॉर्थ अमेरिका, जब साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन किया, यानी दोनों अमेरिकन जो कंटिनेंट थे वो आपस में मिले, यानी इसे कहते हैं कंटिनेंट ड्रिफ्टिंग। कंटिनेंट ड्रिफ्टिंग का मतलब दो कंटिनेंट जो थे, एक कंटिनेंट मूव कर रहा है यहाँ पे साउथ अमेरिका रीजन, और दोनों कंटिनेंट आपस में मिलते हैं। और दोनों कंटिनेंट जब मिलते हैं तो क्या हुआ, जो साउथ अमेरिका के जो ये एनिमल्स की बात कर रहा हूं मैं, हॉर्स और बियर, रैबिट की बात कर रहा हूं, ये मैमल्स क्या कर रही, ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा था फूड के लिए। तो उनको कंप्लीटली एक अनटच्ड एरिया मिल गया जहां पे लोड ऑफ फ्यूना थी। फ्यूना में बहुत सारे प्लांट्स थे, लेकिन वहां पे कंपटीशन नहीं था फूड के लिए। तो उन्होंने क्या कर लिया, वो एनिमल्स वहां से मूव कर कर कहां पहुंच के नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव करने स्टार्ट कर दिया, और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वहां पे इवोल्यूट हुए, डेवलप हुए वहां पे। वहन साउथ अमेरिका joined North America,
को ज्वाइंट किया। दीज एनिमल्स, ये एनिमल्स की बात हो रही है, दीज एनिमल्स वर overridden by North America फ्यूना मीन प्लांट्स, और वो किसके ऊपर फीडअप करने लग गए? नॉर्थ अमेरिका के फ्यूना जो होते हैं उसके ऊपर फीडअप करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ये इनके कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग की वजह से हुआ है, साउथ अमेरिका की जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग हुई है उसकी वजह से ऐसा हुआ है, राइट। अब देखते हैं मैमल्स के पास ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। मैमल्स जो होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास सेंसिंग कैपेसिटी। अब मैमल्स के पास ऐसा क्या होता है? देखिए मैमल्स होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, सेंसिंग एंड अवॉइड डेंजर एट रिस्क, वो कम से कम अपने आप को बचा सकते हैं। इसी कारण से मैमल्स होते हैं वो काफी लंबे टाइम से यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और सबसे डोमिनेंट एनिमल यहाँ पे माने जाते हैं। इसके अलावा वो अपने एनिमल को अपनी बॉडी के अंदर भी रखते हैं, पाउच के अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बेबीज को अदर एनिमल से प्रोटेक्ट करके भी रख सकते हैं। मैमल्स वर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग, यानी खतरे को पता लगा सकते हैं, डेंजर जो है उसको पता लगा सकते हैं, एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लिस्ट, और उस खतरे को कम कर सकते हैं ये, राइट। तो ये था, दैट इज अबाउट द ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इवोल्यूशन ऑफ मैन।